हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अंडर द ग्रीन लाइट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम जिन और मैथ्यू को कार में बैठकर जाता देखते हैं। तो जिन से पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर जिन बताता है कि खाना खाने। जिस पर मैथ्यू साइड आई से जिन की तरफ देखते हुए पूछता है कि फ्राइडे को तुम स्टूडियो आए थे ना। इस पर जिन थोड़ा मुंह बनाते हुए सोचने लगता है, सच में मैं उस दिन कुछ भी नहीं कर पाया था क्योंकि तुम पूरी तरह से नॉकड आउट थे। और पूछता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। इस पर मैथ्यू ब्लश करते हुए बताता है कि मुझे थोड़ा फनी लग रहा है। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डेजी फील कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी बॉडी चल रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें याद करते हुए मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करती है। जिस पर जिन बोलता है, नहीं बेवकूफ़, मैं तुम्हारी इन फीलिंग्स के बारे में नहीं पूछ रहा। वैसे आज तुम जितनी बातें कर रहे हो इससे साफ पता लग रहा है कि तुम्हारा कोल्ड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। फिर मैथ्यू बोलता है, एक्चुअली मैं अभी भी सिक फील कर रहा हूँ। और पूछता है कि क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम भी ऐसा ही था? क्या तुम फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे और हर टाइम बस दूसरे पर्सन के बारे में सोचते रहते थे? इस पर जिन बताता है, मुझे तो याद भी नहीं कि मेरा फर्स्ट टाइम कैसा था। मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम करने के बाद मैं फ़ौरन ही किसी और पर्सन के साथ ऐसा करने के लिए चला गया था। जिनकी ये बात सुनकर मैथ्यू तो सीट बेल्ट को जोर से पकड़ लेता है और अपने फेस को दूसरी तरफ करते हुए बोलता है, ये थोड़ा अनफेयर है। मैथ्यू के ऐसे रिएक्शन को देखकर तो जिनके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो हंसते हुए बोलता है, शायद वो सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा था कि तुम शॉक्ड हो गए थे। और सोचता है, जब भी मैं इस बच्चे के साथ होता हूँ तो मुझे लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो भी जो मैंने आज तक इससे पहले नहीं किया होता। इतने में मैथ्यू बोलता है, एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी सिर्फ तुम्हारी वजह से ही रिएक्ट करती है। मैथ्यू की ये बात सुनकर तो जिन स्माइल करते हुए सोचने लगता है, क्या ये जानबूझकर ऐसा क्यूट एक्ट कर रहा है? लेकिन मैं ये अच्छे से जानता हूँ, इसे तो ये पता भी नहीं होगा कि ये इस टाइम क्या बोल रहा है। मैं अब क्या करूँ? मुझे तो इसे ऐसे बेवकूफ़ों की तरह एक्ट करते हुए देखकर हंसी आ रही है। और बोलता है, इसी वजह से तो जो गलती मैंने की है मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आज रात तुम्हें बिल्कुल भी सोने नहीं दूंगा। चाहे इस टाइम तुम जितने भी बीमार क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। थोड़ी देर बाद हम उन दोनों को एक शॉप के सामने खड़ा देखते हैं, जहाँ पर मैथ्यू शॉप को देखते हुए जिनसे पूछता है, तुमने तो बोला था कि हम खाना खाने जाएंगे, तो हम इस शो पर क्या करने आए हैं? जिस पर जिन बोलता है, तुम्हारी ड्रेसिंग को देखकर लोग तुम्हारी तरफ कैसे देखेंगे? उसे तो लग रहा था कि इस ड्रेसिंग में उन्होंने तो अंदर भी नहीं घुसने देना। इस पर मैथ्यू अपने क्लोथ को चेक करते हुए सोचता है, क्या सच में ये इतने बुरे लग रहे हैं? इतने में जिन स्माइल करते हुए दोबारा से बोलता है, तुम्हें तो अपने सारे क्लोथ्स फेंक देने चाहिए और बस एक ट्रैक पहनकर ऐसे ही घूमा करो, इस तरह से तुम ज्यादा बेटर लगोगे। और साथ ही उसे वैसे इमेजिन करने लगता है। में एक पर्सन स्माइल करते हुए उनके पास आता है और बोलता है, डायरेक्टर जिन, आप तो काफ़ी देर बाद आए हैं, तो आज मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? इस पर जिन मैथ्यू को कमर से पकड़ते हुए बोलता है, मुझे इस जाइंट पर्सन के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो कि इसे परफेक्टली फिट हो। जिस पर वो पर्सन एक सूट निकालते हुए जिनको दिखाता है कि ये कैसा रहेगा। मैं श्योर हूँ कि इनकी ग्रेट फिजिक पर ये बहुत ही अमेजिंग लगेगा। जिसे देखते हुए जिन भी बोलता है, हाँ देखने में तो अच्छा लग रहा है। मैथ्यू सूट देखते हुए बोलता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, शायद मैं वो ये बोल ही रहा था कि इतने में जिन उसे रोक देता है कि हे तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर तुम डेप या कुछ ऐसी और चीज़ के बारे में बात करने वाले हो तो मैं चाहता हूँ तुम यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि मैं इस टाइम बिल्कुल भी तुम्हारी जिद को पूरा करने के मूड में नहीं हूँ। पता नहीं कि असल में तुम लोगों के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते जो कि गिफ्ट देकर बदले में तुमसे कोई डिमांड करें। और उसके क्लोज जाकर मैथ्यू के फेस को पकड़ लेता है कि तुम्हें मैं जो कहता हूँ वो करते जाओ, इस ड्रेस को पहनो और मेरे साथ अपना टाइम एंजॉय करो। ये बात सुनकर तो मैथ्यू के मुंह पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है और फिर वो चुपचाप बिना कुछ बोले ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में चला जाता है। जिन बाहर बैठकर उसका वेट करने लगता है। वेट करते हुए वो सोचता है, मैंने इसके लिए मेडिसिन बाय की और क्लोथ्स भी, लेकिन ये अभी भी ऐसे कंप्लेंट्स क्यों कर रहा है? आखिर किसे पता था कि इस पर्सन के साथ वो सब कुछ करना इतना ज़्यादा ट्रबलसम भी हो सकता है। लेकिन दोबारा से मैं किसी ऐसे पर्सन पर जंप नहीं करना चाहता जो कि पहले से ही बीमार हो।
पहले मैं इसे एक्सपेंसिव फूड ट्रीट करूँगा और उसके बाद इसे होटल लेकर जाऊँगा। हाँ, इतना करना ही काफ़ी रहेगा। वो ये सोच ही रहा था कि उससे ट्राई रूम से आवाज़ें आने लगती हैं, जहाँ पर वो पर्सन मैथ्यू को ड्रेसअप करने में हेल्प कर रहा था। वो मैथ्यू से बोलता है कि मुझे अपना हाथ दे, जिस पर मैथ्यू इरिटेट होते हुए उसे मना कर रहा था कि मैं ये खुद कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे टच मत करो। इस पर वो पर्सन इसकी हेल्प करते हुए बोलता है बस थोड़ा सा होल्ड करें, बस थोड़ा सा और फिर बोलता है देखा ना, ये हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मैथ्यू तो नहीं बोलते हुए चिल्ला रहा था। ये आवाज़ें सुनकर बाहर बैठा जिन तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये अंदर कर क्या रहे हैं। और जब मैथ्यू रेडी होने के बाद बाहर आता है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसकी पूरी की पूरी लुक बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी। इनको तो उसे देखकर उसके पीछे फ्लावर्स नजर आने लगते हैं। वो उसे देखते हुए सोचता है जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज़्यादा बेटर लग रहा है। आई मीन इसकी बॉडी और फेस बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये सोचते हुए वो उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो जाता है और गौर से उसे देखने लगता है। वेट, मैं अचानक से इसके बारे में इतनी मीठी मीठी बातें क्यों सोच रहा हूँ, और ये सभी फ्लावर्स कहाँ से आए हैं, क्या ये कोई मजाक चल रहा है। इतने में मैथ्यू जिन से पूछता है कि क्या अब तुम खुश हो, लेकिन जिन तो अभी भी बस आंखें फाड़ कर उसी की तरफ ही देख रहा था। वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन मन ही मन वो सोचता है कि ऐसा सूट की वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये परफेक्टली इसे फिट आया है। ऐसा नहीं कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये इतना भी बुरा नहीं लगा है। इसके अलावा मैं इतना सेटिस्फाई क्यों फील कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे सच में ये अच्छा लगा है। इतने में वही सेल पर्सन उसके सामने आकर क्लैप करते हुए बोलने लगता है कि सर, आप इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। हेड की वजह से आपके बाल थोड़े फ्लैट हो गए थे, इसीलिए मुझे इन्हें थोड़ा फिक्स करना पड़ा। अब ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिस पर जिन साई करते हुए सोचता है हमने तो बस इसके क्लोथ्स ही चेंज किए हैं, और ऐसा करने से ही ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लगने लगा है। आई गेस पैसों से मैजिक किया जा सकता है। ये सोचते हुए वो स्माइल करके उसके बिल्कुल पास आकर बोलता है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, और साथ ही अपना कार्ड निकाल कर पर्सन को देते हुए बोलता है कि मैं ये लेना चाहता हूँ। इसके बाद हम उन दोनों को एक बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर करता देखते हैं। इतने में कोई पर्सन आकर उन्हें वाइन सर्व करता है, जिस पर जिन मैथ्यू की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम ये दूसरा गिलास ले जा सकते हो। अगर इस पर्सन ने ड्रिंक कर ली तो ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम ड्रिंक करने की वजह से मैथ्यू उसके साथ कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गया था। इस पर वो उन्हें मील एंजॉय करने का भूलकर गिलास लेकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे सभी लोगों का ध्यान उन दोनों की तरफ ही था, क्योंकि वो दोनों सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। इस पर मैथ्यू उनके ऐसे देखने की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता है। वो जिनसे बोलता है सभी लोग काफ़ी देर से हमारे टेबल की तरफ ही देख रहे हैं। इस पर जिन्नू से पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि वो क्यों देख रहे हैं। इस पर मैथ्यू बोलता है शायद इसलिए कि जिन आज तुम पहले से काफ़ी डिफरेंट लग रहे हो। इस पर जिन बोलता है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हो। अपने ग्लासेस, हैट और उन क्लोथ्स के बिना अब तुम और ज़्यादा खुद को नहीं छुपा सकते, और ना ही तुम्हें खुद को छुपाने की ज़रूरत है। इसमें मैथ्यू बोलता है मुझे मुझे बस लोगों के ऐसे देखने से नफरत है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर मेरे ऐसा करने से तुम्हें खुशी मिलती है तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इस पर जिन मैथ्यू की तरफ देखते हुए सोचने लगता है मैंने इसे ऐसे तैयार किया और सच में मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, इतना ज़्यादा कि इसे देखकर ही मैं अपना कंट्रोल लूज कर रहा हूँ। ये सोचते हुए वो अपने एक्सप्रेशंस को हाइड करते हुए उसे बोलता है मुझे अच्छा लगा, तो चलो अब खाना खाओ। अगर तुम अब दोबारा से सिक फील करने लगे तो सच में ये बहुत बुरा होगा। वैसे भी आज की रात काफ़ी लंबी होने वाली है। जिनकी ये बात सुनकर मैथ्यू तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए नीचे देखने लगता है। उसके बाद वो डिनर करने लगते हैं। उसे इतना एलोगेंटली डिनर करता देखकर जिन सोचने लगता है पहली दफ़ा सूट पहना सभी को ऑकवर्ड लगता है, लेकिन आई गेस कि ये इसी के लिए बना है। इसके टेबल मैनर्स सच में इम्प्रेसिव हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे टीच किया हो। ये सोचते हुए वो मैथ्यू से पूछ ही लेता है क्या आजकल ऑर्फनेज में खाना खाने के मैनर्स भी सिखाए जाते हैं। जिस पर मैथ्यू रिप्लाई करता है नहीं, मैंने ये अपने पेरेंट्स से सीखे हैं जब वो जिंदा थे, क्योंकि उसके फादर टेबल मैनर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे।
और जिन बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम वेल्थी फैमिली से हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को ये पता चल जाए कि तुम इस टाइम बिल्कुल ब्रोक हो और तुम्हें बहुत सी जॉब्स करनी पड़ती हैं, तो मरने के बावजूद भी वो बहुत बेचैन हो जाएंगे। फिर मैथ्यू बताता है कि मुझे बहुत बड़ी इनहेरिटेंस मिली है, लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं करना चाहता। मैथ्यू की ये बात सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। क्या ये बेवकूफ़ पागल हो चुका है। उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहते, तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो। जिस पर मैथ्यू से बताता है क्योंकि मैं अपनी टेक केयर कर सकता हूँ और इसके अलावा मुझे ऐसा फील होता है कि वो पैसे मेरे नहीं हैं। जिनकी पास्ट सेल्फ को याद करते हुए सोचता है, किसी ने मुझसे बोला था कि अगर मुझे अपने लिए कुछ चाहिए तो मुझे अपनी पूरी पावर लगाकर उसे हासिल करना है। मुझे काफ़ी देर बाद उसके इनवर्ड्स का मतलब पता चला। मुझे लगता है कि वो मुझसे कहना चाहता था, जो कुछ भी मुझे अपने लिए चाहिए मुझे खुद खरीदना होगा, और अगर मैं अपनी पूरी मेहनत करके भी वो हासिल नहीं कर सकता तो उस चीज़ को मुझे अपना कहने का कोई हक नहीं है। इस पर जिन उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम गलत हो। उसका ये मतलब था कि तुम्हें जो चाहिए तुम उसके लिए कुछ भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, लेकिन तुम्हें उसे हासिल करना है। पैसों पर किसी का नाम लिखा हुआ है, कोई भी तुम्हारा या मेरा नहीं होता, लेकिन अगर पैसे मेरे बैंक में हैं तो मेरे हुए। मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन भी चाहता होगा कि तुम ऐसी डम चीजें करो जो तुम इतनी देर से करते आए हो। जिनकी ये बात सुनकर मैं तो हैरान होते हुए कुछ सोचने लगता है और फिर बड़ी सी स्माइल करके उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ मैं समझ गया, तुमने जो भी बोला वो बिल्कुल ठीक है। इसके ऐसे स्माइल करने पर जिन तो बस उसकी तरफ देखता रह गया था। वो उसे देखते हुए सोचता है कि ये हमेशा ही इम्प्रेशन लेस लगता है, यानी कि इसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं होते। गैस इसे इस सब के बाद स्माइल करना ही चाहिए। इतने में मैथ्यू से पूछता है, मैं बस एक चीज़ के बारे में क्यूरियस हूँ, मुझे ढूंढते हुए मेरे स्कूल तक आ गए, तुम्हारे ऐसा करने का असल रीज़न क्या था। फिर जिन बोलता है, क्या तुम्हारे साथ सोने के लिए मुझे रीज़न चाहिए होगा। इस पर मैथ्यू बोलता है, मैं बस थोड़ा क्यूरियस हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि हमें अपने रिलेशनशिप को क्या नाम देना चाहिए। तुमने बोला था कि मॉडलिंग फीस के बदले तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, लेकिन इससे पहले मैंने किसी भी मॉडल के साथ ऐसा नहीं किया है। ये सुनते ही जिनके फेस के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो गए थे, वो काफी सीरियस लुक के साथ उसे देखने लगता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि तुमने मुझसे पहले इस तरह का रिलेशनशिप किसी के साथ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। उससे बोलता है, पता नहीं, वैसे अगर सच में हम इसे डिफाइन करना भी चाहते हैं, सबसे क्लोजर चीज तो यही होगी, फ्रेंड विद बेनिफिट। जिसे सुनकर मैथ्यू तो कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर जिन दोबारा से बोलता है, क्यों, क्या तुम्हें मेरे साथ ये करना अच्छा नहीं लग रहा। हम देखते हैं कि मैथ्यू भी अब थोड़ा सीरियस हो गया था। जिनसे पूछता है, तो अगर मैं ऐसा करने से मना कर दूं, क्या तुम अपने लिए किसी और को ढूंढ लोगे। फिर जिन सीरियसली उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, ये बेवकूफ तो अब सरदर्द बन रहा है। ये फील कर पा रहा हूँ कि इस टाइम ये कितना ज्यादा पोजेसिव हो रहा है। और उससे पूछता है, क्या तुम मुझे मना करना चाहते हो। इस पर मैथ्यू थोड़ा सैड होते हुए बोलता है, नहीं, लेकिन मुझे इससे नफरत है, यानी कि तुम्हारा मेरे अलावा किसी और के साथ होना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके ऐसे फेस को देखकर जिन सोचने लगता है, जब भी ये इस तरह का इनोसेंट फेस बनाता है, ये देखकर तो मैं इस पर डोमिनेट होना चाहता हूँ। बस इसे मेरे हर वर्ड और एक्शन पर रिएक्ट करता देखकर ही मेरा पेट पूरी तरह से भर जाता है, यहाँ तक कि अब मुझे और खाने की भी जरूरत नहीं। ये सोचते हुए वो टेबल के नीचे से मैथ्यू के पैर के ऊपर अपना पैर फैलाने लगता है। मैं इसे ही यूज करूंगा, इसके हर इमोशन का अच्छे से फायदा उठाऊंगा। ये बस पिल्स की रिप्लेसमेंट है, यानी कि पिल्स के एडिक्शन को छोड़ने के लिए अब वो मैथ्यू के इमोशंस का यूज करने वाला है। ये सोचते हुए वो उससे बोलता है कि बिल्कुल भी फिक्र मत करो, और साथ ही टेबल के नीचे से उसके पैर पर अपना पैर फिराने लगता है कि ऐसा करने पर मैथ्यू फ्लिंच हो जाता है। जिन मैथ्यू के फेस को देखते हुए स्माइल करके बोलता है, मैं थोड़े लंबे अरसे तक तुमसे खेलने का प्लान कर रहा हूँ, तुमने मुझ पर अपना जो असर छोड़ा है मुझे वो अच्छा लगा। जिस पर मैथ्यू जिन पर डोमिनेट होते हुए उसी तरह से उसे टच करने लगता है जैसे कि जिन उसके पैर को टच कर रहा था, और पूछता है,
तो ये लंबा अरसा एग्जैक्टली कितना लंबा होगा? पिक्चर कंप्लीट होने से पहले मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। फिर जिन सोचने लगता है, जरा देखो तो वो ये सोच ही रहा था कि इतने में मैथ्यू चेयर से उठ जाता है। जिस पर जिन उससे पूछता है क्या इतनी जल्दी तुम्हारा पेट भर गया? जिस पर मैथ्यू उसके बिल्कुल क्लोज जाकर बोलता है, नहीं, हम दोनों जानते हैं कि तुम मुझे डिनर के लिए क्यों लाए हो। तो चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर हम दोनों अकेले हों। जिन, मैं वो सब कुछ करूँगा जो भी तुम चाहते हो, चाहे वो तुम्हारे साथ सोना हो या कुछ और। ये बोलते हुए वो साथ ही साथ जिनकी नेक पर टच भी कर रहा था, जिसके ऐसा करने पर जिन स्माइल करते हुए सोचने लगता है, ऐसा लग रहा है कि मैंने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया है। इसके बाद हम उन दोनों को लिफ्ट के पास खड़ा देखते हैं। जैसे ही लिफ्ट ओपन हुई थी तो वो दोनों अंदर जाते ही फौरन एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। फिर बाद मैथ्यू उसे थोड़ा पीछे हटते हुए बोलता है, मैं पहले ये चाह रहा हूँ कि हम दोनों बस अकेले हों। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही अपना कंट्रोल लूज करने वाला हूँ। जिस पर जीन स्माइल करते हुए उससे बोलता है, फिर तो तुम्हें ये पहले बोलना चाहिए था। देखो तो हमने दूसरी चीजों में कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। जिनकी इस बात से मैथ्यू तो और भी ज्यादा फ्लिंच हो जाता है और फिर साथ ही उसे पुश करके दोबारा से किस करने लगता है। ऐसा करते हुए ही जिन लिफ्ट का बटन प्रेस करता है। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे कि इतने में लिफ्ट का डोर ओपन होता है और एक पर्सन लिफ्ट के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर मैथ्यू उसे थोड़ा पीछे हटते हुए बोलता है, जिन जरा रुको। इस पर जिन कहता है, क्या इधर वापस आओ। मैथ्यू बोलता है कि यहाँ कोई है। पर्सन तो ये सीन देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो सोचने लगता है, ये तो शिनहाई कंस्ट्रक्शन से जिन चैंगवू है ना। जिस पर जिन उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोलता है, तुम क्या देख रहे हो मास्टर, यहाँ से अपनी नजरें हटाओ। पर वो पर्सन बेचारा डरते हुए उसे माफी मांगने लगता है। फिर लिफ्ट के एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है और बार बार बटन प्रेस करते हुए सोचने लगता है, जल्दी करो, मुझे अभी यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन दूसरी तरफ तो जिन और मैथ्यू उसे इग्नोर करते हुए दोबारा से किस करने लगते हैं। पर्सन फाइनली लिफ्ट से बाहर निकल ही गया था। बाहर निकलते ही वो पूरी तरह से हाँफने लगता है, जिसे देखकर डायरेक्टर रू से पूछता है कि तुम इतना लेट क्यों हो? एयरमैन कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पर वो पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, सर प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे रास्ते में आते हुए कुछ वेट लोग मिल गए थे। मेरे ख्याल से उनमें से एक शिनहाई कंस्ट्रक्शन का डायरेक्टर जिन चैंगवू था। शायद वो पेंट हाउस की तरफ गए हैं। जिनका नाम सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है कि क्या वो भी यहीं पर है। इसके बाद हम सीओ को देखते हैं, जो कि अभी अभी शावर लेकर आया था। फिर चेयर पर बैठते हुए जिनके बारे में सोचने लगता है। जब जिन ने उससे बोला था कि क्या तुम मेरे साथ मजे करने के लिए मरे जा रहे हो, तुम बहुत लेट हो, अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। और फिर जो बोतल वो जिन के लिए लेकर गया था उसे देखते हुए सोचने लगता है, वो मेरे सबसे स्किल पर्सन में से था, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। उसने खुद को 100 लोगों जितना काबिल बनाने का सोचा और उसने ऐसा करके भी दिखाया। गोल को अचीव करने के लिए उसने अपनी बॉडी को लास्ट लिमिट तक पुश किया था। वो सच में शानदार था। वो हर कीमत पर बस आगे बढ़ता रहा और सोचता है कि कैसे वो अकेला ही काफी ज्यादा लोगों को हैंडल कर सकता था। उसने एक ही बार में बहुत से लोगों को मार गिराया था, जिसकी वजह से वो खुद भी ब्लड से भरा हुआ था। मैंने तो बस उसे डराने का बोला था, लेकिन वो तो वहां जाकर सभी को मार आया। जिसके ऐसा करने पर सीओ से बोलता है, जिन चैंगवू तुमने अच्छा काम किया, और पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है। पर जिन कफ करते हुए बोलता है, ये कुछ भी नहीं है, मैं बस होप कर रहा हूँ कि आप अपना प्रॉमिस नहीं भूलोगे। जिस पर सीईओ आगे बढ़कर उसका फेस पकड़कर ऊपर करते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे लिए ये कुछ भी नहीं है? तुम तो एक जल्लाद हो, तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह करनी चाहिए और फिक्र मत करो, जैसा तुमने बोला था वो बिल्डिंग मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। और साथ ही एक बिल निकालते हुए उसे मुंह खोलने का बोलता है और आगे बढ़कर स्माइल करते हुए बिल उसे खिला देता है। जिसे याद करते हुए वो सोचता है, मैंने उसके सभी एम्बिशंस को पूरी तरह से अपना लिया था, तो उन चीजों के बदले उसने मुझे अपनी लॉयल्टी दी। उसे अपने साथ रखना बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। में कोई डोर नॉक करता है, जिस पर सीईओ उसे अंदर आने का कहता है। वो पर्सन डायरेक्टर रू था, जो कि अंदर आते हुए सीईओ से बोलता है, सर मुझे आपको एक न्यूज़ देनी है, मुझे डायरेक्टर जिनकी वीकनेस पता चल गई है। सीईओ बोलता है, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। डायरेक्टर हु उसे मोबाइल निकालकर मैथ्यू के पीछे दिखाते हुए बोलता है, जिनको इस मैन के साथ देखा गया है
इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। शायद ये जिन का लवर है। मैंने इससे पहले जिनको एक ही पर्सन से बार बार मिलते नहीं देखा। वो लोगों से जल्दी ही बोर हो जाता है। मैथ्यू के पिक्चर देखते हुए सीयू सोचता है ये तो वही है जिसके साथ लास्ट टाइम मैंने जिनको देखा था, और उससे पूछता है तुमने इन्हें कहाँ देखा। जिस पर वो सीयू को बताता है कि ये पिक्चर थोड़ी देर पहले होटल के लॉन्ज एरिया में ली गई है। इसे सुनकर सीयू मोबाइल साइड पर फेंक देता है और उसे ऑर्डर करता है कि कुछ भी मत करना, उन्हें ऐसे ही रहने दो। वो किसी भी चीज़ को बिना पर्पस के अपने क्लोज नहीं रखता। शायद उसका कोई गोल होगा जिसे पूरा करने के लिए वो ऐसा कर रहा है। वो कभी भी एक नॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट नहीं है किसी ऐसे को धमकाना जिसे कि वो यूज़ करने के बाद छोड़ देगा। मुझे लगता है कि हमें इसे कोई भी खतरा नहीं है, और शंघाई कंस्ट्रक्शन में वो सब कुछ नहीं है जो जिनको चाहिए। तो जब भी उसे टाइम मिला वो दोबारा से मेरे पास वापस आ जाएगा। इस पर डायरेक्टर पूछता है सर क्या कोई खास रीज़न है जिसकी वजह से आप हर हाल में उसे अपने पास वापस चाहते हैं। क्या मैं आपके लिए काफ़ी नहीं हूँ? मैं पूरे 20 सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो आप अभी भी उस बास्टर्ड से इतना ज़्यादा ऑब्सेस क्यों हैं? बॉस जब उससे पमिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चला तो जिन चैंगवू ने हमें छोड़कर शंघाई कंस्ट्रक्शन का साथ दिया है। उसने हमारे साथ रहने के बजाय जेल जाना चूज कर लिया था। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पाया, लेकिन मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। इस पर सीओ बोलता है तुम कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकते, चाहे तुम्हें दूसरी लाइफ भी क्यों ना मिल जाए। उससे पूछता है क्या तुमने कभी एक डॉग पाला है? जब एक पेट डॉग घर से भाग जाता है तो ओनर की ड्यूटी होती है कि वो उसे ढूंढकर वापस लाए। तो अभी अभी तुम क्या बोल रहे थे कि तुमने चैंगवू को कहाँ देखा? इसके बाद हम दोबारा से जिन और मैथ्यू को देखते हैं जो कि अभी भी हॉल में थे और वहाँ पर भी एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। और ऐसा करते हुए ही जिन घर का डोर ओपन करता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचे थे तो मैथ्यू उससे बोलता है अब मैं और ज्यादा खुद को नहीं रोक पाऊंगा। जिस पर जिन सोचता है मैं भी यही चाहता हूँ। काफी ज्यादा पोजेसिवली उसकी तरफ देख रहा था, जिसे ऐसा देखते देखकर जिन सोचने लगता है कि ये बेवकूफ आज इतना ज्यादा ब्यूटीफुल क्यों लग रहा है। इसने अपना लुक चेंज किया है और ऐसे एक्सप्रेशन से मुझे देख रहा है जो कि मैंने इसके फेस पर कभी भी नहीं देखे। ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी इसे देखकर ही मैं एक्साइटेड होने लगता हूँ। ये सोचते हुए जिन उसके बिल्कुल सामने आकर बोलता है मेरे लिए स्माइल करो बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम पहले कर रहे थे। इसे सुनकर मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर बड़ी सी स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखकर बोलता है क्यों नहीं, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? इस पर जिन मुंह बनाते हुए सोचने लगता है क्या मतलब क्यों, और उससे बोलता है किसी और पर्सन के सामने इस तरह स्माइल करने की हिम्मत भी मत करना। और जिन मैथ्यू से ज्यादा तो तुम पॉजेसिव लग रहे हो। गाइस आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पॉजेसिव है? जल्दी जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। इतने में जिन दोबारा से बोलता है नहीं ये बस तुम्हारे फेस की वजह से है, इसे देख कर कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। जिस पर मैथ्यू से बोलता है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, तुम सच में एक अच्छे पर्सन हो और हमेशा ही ऐसे मेरे साथ नाइस रहते हो। इस पर जिन उसके फेस को रब करते हुए सोचने लगता है हमारे यंग मास्टर को अभी भी बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं पता। आखिर ये कब रियलाइज करेगा कि जिन पर्सन से ही आज तक मिला है मैं उनमें से सबसे घटिया हूँ। और दूसरी तरफ मैथ्यू सोच रहा था आज मुझे ये रियलाइज हुआ है जितना मैं जिनको चाहता हूँ जिन भी मुझे उतना ही चाहता है। आई गेस कि वो भी इम्पेशेंट है। मैंने फर्स्ट टाइम इसे अपना कंट्रोल लॉस करते देखा है और फिर वो एक पैशनेट नाइट स्पेंड करते हैं। ऐसा करते हुए एक बार फिर से मैथ्यू काफी ज्यादा ऑब्सेस हो गया था और उससे बोलने लगता है तुम मेरे अलावा किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारा ऐसा फेस देखे। सोच कर कि जिन किसी और के साथ भी ऐसा कर सकता है। बार बार मैं तो यही बोल रहा था तो जिन भी थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलता है मेरी बात सुनो, ये डिमांडिंग एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही हो रहा है। राइट नाउ मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है? जो जिनका हाथ पकड़ते हुए अपने साथ लगाकर बोलता है
जिन, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरी हार्ट बीट इसी तरह ही तेज हो जाती है। मुझे लगता है कि मैं वो ये कहना चाह रहा था कि वो जिनको लव करने लगा है, लेकिन जिन तो उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही उसे रोक देता है कि क्या तुम कोर्ट में से मुझे सिगरेट ला कर दे सकते हो। मैं तो चुपचाप जाकर कोर्ट सर्च करते हुए सिगरेट निकालने लगता है, जिसकी वजह से कोर्ट में पड़ा एक नाइफ निकल कर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर मैथ्यू काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर वो डिब्बी लाकर जिन को दे देता है। जब जिन ने सिगरेट निकालने के लिए उसे ओपन किया था तो मैथ्यू देखता है उसमें ड्रीम पिल्स भी थी। फिर मैथ्यू पूछता है क्या तुम अपनी कोई मेमोरीज रिकवर करना चाहते हो। फिर जिन बोलता है वेल, रिकवर करने की बजाय मैं तो उन्हें भूलना चाहता हूँ। फिर मैथ्यू सैड होते हुए बोलता है आखिर वो मेमोरीज कितनी बुरी होंगी जिसकी वजह से तुम पिल्स लेने लगे हो। इस पर जिन स्मोक करते हुए उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कितना जानते हो। तुम ब्रेव हो, नहीं थोड़े ज्यादा ब्रेव हो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि आखिर मैंने क्या किया है और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं कैसी चीज़ों से गुजरा हूँ। शायद यही वजह है कि तुम एक बेवकूफ़ की तरह मुझे ये बोलने वाले थे कि तुम मुझे लाइक करते हो। मैथ्यू बोलता है तुमने कभी भी मुझे अपने बारे में नहीं बताया। जिस पर जिन कहता है कि तुम पहले ही मेरे बारे में काफी कुछ जान चुके हो, इससे ज्यादा जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उसके सैड फेस की तरफ देखकर अजीब सी स्माइल करते हुए बोलता है तो क्या सच में तुम यही चाहते थे। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे थे कि मैं तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड बनूंगा। मिस्टर स्कल्पचर, मुझे लगा कि अपना मास्टरपीस कंप्लीट करने के लिए तुम्हें बस मेरी बॉडी की जरूरत है। क्यों ना तुम मेरे साथ वो सब कुछ करते हुए दोबारा से मेरा वैसा फेस ड्रॉ करो ताकि तुम उसे अपने स्टूडियो के वॉल पर लगा सको। पता नहीं तुम्हारे जैसा एक साइकोपैथ ही समझ भी पाएगा, लेकिन लव और अफेक्शन में बस इतना ही फर्क है जितना तुम में और तुम्हारी आर्ट में है। ये स्लोपी, हैवी और बर्डनसम चीजें हमेशा से मुझे डिस्कस लगती आई हैं। सोचने लगता है तुम्हें क्या लगा था कि हमारे एक साथ सोने से तुम मेरे लिए फील करने लगोगे, लेकिन जब तुम्हें अपने इमोशंस ठीक से समझ आएंगे तो तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ये एक गलती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। और उससे बोलता है तुम्हें मेरे लुक्स अच्छे लगते हैं। मिस्टर स्कल्पचर, तुम्हें मॉडल चाहिए था और मुझे ये एक फेयर डील थी, तो तुम्हें इससे ज़्यादा और एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि जिनकी ऐसी हार्श बातें सुनकर मैथ्यू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो दुखी मन से बस चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, जिसे देखकर जिन स्माइल करते हुए बोलता है क्या तुम यही सोच रहे हो कि तुम्हें मुझे लाइक नहीं करना चाहिए। तो गाइज, आपको क्या लगता है, क्या सच में जिन मैथ्यू को नहीं चाहता या बस वो उसे खुद से दूर करना चाहता है ताकि वो उससे ज़्यादा ऑब्सेस ना हो। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।